राजधानी वॉशिंगटन के ओलंपिया शहर के 32 किलोमीटर दक्षिण में बड़े ही अजीबोगरीब 2.5 मीटर ऊंचे और 9 मीटर चौड़े घास के टीले हैं। यह तकरीबन 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। ये छोटी छोटी सी पहाड़ियां मीमा माउंट्स कहलाती हैं और कोई नहीं जानता कि ये टीले कैसे बने। भूवैज्ञानिकों को इनके रहस्य पर शोध करते हुए करीब 200 साल बीत चुके हैं। वैज्ञानिक इस बात पर बहस करते आ रहे हैं कि असल में इस पूरी जगह पर इन टीलों के बने होने की वजह क्या है। उन्होंने कई सारी थियोरीज भी बना ली हैं, जिनके मुताबिक शायद इनके बनने की वजह भूकंप, ग्लेशियर्स, गैस वेंट्स, क्ले स्वेलिंग और यहाँ तक कि दीमक भी हो सकती है। सन 1942 में भूवैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये टीले पॉकेट गोल्फर्स बना सकते थे। सन 1987 में इस थियोरी को टेस्ट किया गया। इन माउंट्स के अंदर मेटल के छोटे छोटे टुकड़े ठोके गए और एक मेटल डिटेक्टर की मदद से उनकी निगरानी की गई। जब गोल्फर्स ने अपने बिल खोदने शुरू किए तो वे मेटल के टुकड़े ऊपर की तरफ पुश होने लगे। एक कंप्यूटर प्रोग्राम ने उन नतीजों का एनालिसिस किया, जिससे यह पता चला कि गोल्फर्स की कई पीढ़ियां वाकई में ऐसे टीले बना सकती हैं, मगर ये बनाने में उन्हें सैकड़ों से भी ज्यादा साल लगेंगे। मगर वे मिट्टी को ऊपर क्यों धकेलेंगे, जबकि उन्हें मिट्टी को अपने पीछे धकेलने में कम ताकत लगानी पड़ती है? यह बात साफ नहीं हो पाई। तो अभी तक यह साबित नहीं हुआ कि इन टीलों को गोल्फर्स ने बनाया है। यह अभी भी सिर्फ एक थियरी ही है। साइंटिस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट को एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम मानते थे, जिसमें लाखों सालों से घने पेड़ भरे हुए हैं। मगर जब 5 मीटर चौड़े अमेज़न रिंग्स की खोज हुई तो इस खोज ने सभी थियरीज को बदल दिया। इन रिंग्स ने साबित कर दिया कि यहाँ यह जंगल उगने से पहले यह एरिया बहुत अलग दिखता था। तब यह एक मॉडर्न सवेना जैसा लगता था। वैज्ञानिकों ने वहाँ झीलों के पास की मिट्टी के नमूने लिए और नतीजों से पता चला कि यह मिट्टी रेन फॉरेस्ट या वर्षा वनों की मिट्टी जैसी नहीं है। यह सूखी हुई जमीन जैसी ही मिट्टी थी। यानी इसका मतलब यह हो सकता है कि तब जो लोग यहाँ रहते थे, शायद उनके रहन सहन का माहौल वैज्ञानिकों की सोच से बिल्कुल अलग था। भूवैज्ञानिक अभी भी रिंग्स को स्टडी कर रहे हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन रिंग्स का पर्पस क्या था। दी आई ऑफ द सहारा के नाम से मशहूर रायशार्ट स्ट्रक्चर रेगिस्तान के बीच में बना एक 48 किलोमीटर चौड़ा रिंग शेप्ड ऑब्जेक्ट है। शुरुआत में रायशार्ट को एक मीटेराइट इम्पैक्ट साइट माना जाता था, पर अब साइंटिस्ट मानते हैं कि यह एक पहाड़ी या पहाड़ के इरोजन से बना था। जैसे जैसे वक्त बीता यह इरोड होने लगा, मगर यह वहां पर अपने पीछे रॉक रिंग्स की लेयर्स छोड़ गया, जहां कभी एक पहाड़ हुआ करता था। यह दी आई इतना प्रोमिनेंट है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऑन बोर्ड एस्ट्रोनॉट्स तक इसे वहां से देख सकते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी की सबसे ठंडी, सबसे ड्राई और सबसे हवादार जगह है, मगर यहाँ की सबसे अजीब चीजें बर्फ के नीचे काफी गहराई में लोकेटेड हो सकती हैं। करीब 60 साल पहले तक अंटार्कटिका को समतल जमीन माना जाता था, मगर सन 1958 में यह सारा नजारा बदल गया जब गामबूट पर्वतमाला की खोज हुई। यह रेंज बर्फ के 3 किलोमीटर नीचे दबकर छिपी हुई थी। इसकी चोटियां 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची थीं और यह पूरी रेंज 1200 किलोमीटर में फैली हुई थी। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की 1/3 और हिमालय की लंबाई की लगभग आधी लंबाई है। गामबूट माउंटेन पर कभी किसी की नजर नहीं पड़ी। बर्फ के अंदर गहरी घाटियां और खड़ी ढलानें छिपी हुई हैं, जो हमें दिखा सकती हैं कि लाखों साल पहले पृथ्वी कैसी दिखती थी। सन 2012 में ड्रिलिंग के दौरान ईस्ट अंटार्कटिका में लेक वॉस्टॉक की खोज हुई। वैज्ञानिकों को एक मीठे पानी की झील मिली जो अनछुई थी और उसका पानी बर्फ नहीं बना था। यह बर्फ में 3 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे दबी हुई थी। रिसर्चर्स मानते हैं कि शायद इस झील में अनडिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अनूठे जियोकेमिकल प्रोसेसेस मौजूद हो सकते हैं। आखिरकार यह करीब 1.5 करोड़ साल से पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में नहीं आई है, मगर अगर इस लेक में ड्रिलिंग की गई तो हो सकता है कि इससे इसका इकोसिस्टम बर्बाद हो जाए और दुनिया की आखिरी अनछुई जगह दूषित हो जाए। हिंद महासागर में एक 106 मीटर की एनोमली है, जिसे इंडियन ओशन जियोइड लो IOGL कहा जाता है। यह दुनिया में सबसे बड़ा डिस्टॉर्टिंग नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा करता है। इस एरिया की मैग्नेटिक फील्ड को हैवी मिनरल डिपॉजिट्स, कई डीप सी ट्रेंचेस
और मैग्मा रिजर्वॉयर्स डिस्टर्ब करते हैं। पृथ्वी की ग्रेविटी कई अलग जगहों पर बदल जाती है। इससे रिसर्चर्स को यह मौका मिला कि वे पैटर्न्स को देख सकें और पता करें कि सरफेस के नीचे क्या हो रहा है। आमतौर पर हायर ग्रेविटी फील्ड्स का मतलब होता है कि वहां नीचे घने मटेरियल्स हैं और इसका रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद यह एनॉमली धरती के मैंटल में एक डेंट हो सकता है जो ऊपर क्रस्ट तक अपना रास्ता बना चुका है। द केव ऑफ क्रिस्टल्स मेक्सिको के चिहुआहुआ स्टेट में है। ये गुफाएं अद्भुत जिप्सम क्रिस्टल से भरी हुई हैं, जो पूरे सबटेरेनियन एरिया को क्रिस क्रॉस करते हैं। ये गुफाएं सन 2000 में तब खोजी गई थीं, जब मजदूर एक जिंक माइन से पानी निकाल रहे थे। तभी उन्हें ये स्पार्कलिंग स्ट्रक्चर्स मिले। ये क्रिस्टल्स बहुत ही प्योर और बड़े थे। इनकी लंबाई करीब 10 मीटर थी और इनके किनारे इतने नुकीले थे कि भूवैज्ञानिक पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करके पता नहीं कर सकते थे कि वे कितने पुराने हैं। खुशकिस्मती से रिसर्चर्स को उनमें से एक कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन में 50,000 साल पुराने बैक्टीरिया के सैंपल्स मिल गए। इन गुफाओं में काम करना बेहद मुश्किल था। वहां तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और वहां उमस भी बेहद ज्यादा थी। वैज्ञानिकों को गुफा में नीचे पहुंचने के लिए स्पेशल कूलिंग इक्विपमेंट की जरूरत थी। हालांकि उन्होंने बस शॉर्ट ट्रिप्स ही की थी। बदकिस्मती से जो कंपनी उस माइन की मालिक थी, उसने उसके केव सिस्टम को रीफ्लड कर दिया, जिससे उस पर आगे कोई और स्टडी न हो पाए। बैंकॉक से करीब 720 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्टर्न थाईलैंड में 7.5 करोड़ साल पुराना एक रॉक फॉर्मेशन है। ये चट्टानें ऐसी दिखती हैं जैसे 3 व्हेल मछलियां एक साथ तैर रही हों। प्रकृति का बनाया यह सुंदर डिजाइन 3 व्हेल्स रॉक के नाम से मशहूर है। लाखों साल पहले यह इलाका बस एक रेगिस्तान था, मगर यहाँ की जमीन बदल रही थी। धीरे धीरे सैंडस्टोन टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट्स और इरोजन की वजह से खिंचकर अलग हो गया। इससे यहाँ इस तरह के ये शानदार फॉर्मेशंस बन गए। अगर आप 3 व्हेल्स रॉक के आसपास के ट्रेल्स के सिस्टम को एक्सप्लोर करने का फैसला करेंगे तो आपको यहाँ कई झरने मिलेंगे और जीव जंतुओं और वनस्पतियों की भी काफी भरमार मिलेगी। साइबेरिया में लोकल लोग पेटोम्स्की क्रेटर को फायर ईगल्स नेस्ट कहते हैं। यह एक बहुत बड़ा यानी 150 मीटर चौड़ा और 40 मीटर ऊंचा लाइमस्टोन का टीला है। इसके नजदीक या इसके टॉप पर कुछ भी नहीं उगता और जानवर भी इस जगह से बचकर रहने की पूरी कोशिश करते हैं। जियोलॉजिस्ट्स ने इसे पहली बार सन 1949 में खोजा। यह माना जाता है कि यह क्रेटर करीब 500 साल पुराना है। इसके ओरिजिन की सबसे मुमकिन थियरी है बर्स्ट ऑफ स्टीम। यह इस रीजन में रैपिड गैस एक्सपेंशन के पीरियड के दौरान हुआ होगा। साइंटिस्ट सोचते हैं कि फायर ईगल्स नेस्ट शायद एक बहुत ही रेयर गैस वोल्केनो हो सकता है। हो सकता है कि विशाल गैस स्टॉक पाइल्स गहरे अंडरग्राउंड में ट्रैप हो गए हों। इन स्टोरेज के आसपास लाइमस्टोन बनना और बहुत ज्यादा प्रेशर होना भी इसकी वजह हो सकता है। हो सकता है कि स्टोर्ड गैस के अचानक रिलीज होने से आसपास के जंगलों में यह बेहद बड़ा छेद बन गया हो। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लेक हीलियर की लंबाई सिर्फ 610 मीटर है, मगर इसके रंग ने भूवैज्ञानिकों को लंबे समय से हैरान कर रखा है। दुनिया के बाकी ज्यादातर पिंक लेक से उलट लेक हीलियर का रंग साल भर गुलाबी ही रहता है। धूप या तापमान का इसके रंग पर कोई असर नहीं होता। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो इस लेक का ब्राइट कलर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के आसपास के नीले रंग के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में होगा। हीलियर लेक के अनूठे रंग की असली वजह अभी तक पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी है। कई लोग मानते हैं कि इसका झील में मौजूद माइक्रोएल्गी से कुछ वास्ता है, या हो सकता है कि यह पानी में पाए जाने वाले सॉल्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच का एक रिएक्शन हो। फिलीपींस के बोहोल प्रोविंस में चॉकलेट हिल्स साल के ज्यादातर समय हरी भरी वनस्पतियों से ढकी रहती है, मगर ड्राई सीजन में यह 1200 से ज्यादा टीले चॉकलेट ब्राउन रंग के हो जाते हैं। इनका यह नाम इसी वजह से पड़ा है। सबसे अजीब बात यह है कि इन पर कोई पेड़ या झाड़ियां नहीं उगती हैं। एक और मिस्ट्री ये है कि ये टीले इतने सिमेट्रिकली डेवलप कैसे हो पाए। कई ऐसे मिथक हैं जिनमें कहा गया है कि एक लड़ाई के दौरान जायंट्स ने कई दिनों तक एक दूसरे पर बोल्डर्स फेंके थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये 45 मीटर ऊंचे टीले इरोडिंग लाइमस्टोन से बने थे, जो क्ले पर स्टैक था, मगर आज तक इनकी बनावट की मिस्ट्री अनसुलझी ही है।
यह है ग्रेट अनकन्फर्मिटी, जो करीब 1 अरब साल पुराने मिसिंग रॉक रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। यह दुनिया भर के सभी रॉक फॉर्मेशंस में दिखाई देता है। वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इतनी बड़ी मात्रा का मटेरियल कब और कैसे गायब हो सकता है। सबसे ज्यादा सच लगने वाली थियरीज में से एक के मुताबिक इसकी वजह ग्लेशियर हो सकते हैं। हो सकता है कि यह उस वक्त के दौरान हुआ हो जिसे स्नोबॉल अर्थ के तौर पर जाना जाता है। तब हमारी पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। उसके बाद ग्लेशियर्स पिघले और चट्टानों को भी फाड़कर अपने साथ कई 100,000 टन रॉक और डर्ट बहा लाए, जिससे उनके आसपास की रॉक लेयर्स के दरमियान तकरीबन 1.6 किलोमीटर मोटा एक बहुत ही बड़ा गैप बन गया। कुछ भूवैज्ञानिक सोचते हैं कि यह रिकॉर्ड तब गायब हो गया था जब सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया बना था और टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंट गया था। यमल और गीडेन उपद्वीप पर स्थित ये विशालकाय गड्ढे सन 2014 में खोजे गए थे। ऐसा लगता है कि ये अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं और इनमें बदलाव आ रहा है। ये गड्ढे चौड़े होते जा रहे हैं और लोगों को अक्सर इनमें यह बदलाव नजर आता है। बेशक इस बारे में थियरीज की कोई कमी नहीं है कि यह कैसे दिखाई दिए। इन तमाम थियरीज के सुझावों की रेंज मीटोराइट इम्पैक्ट से लेकर बाकी सभ्यताओं की एक्टिविटी तक है, मगर सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन यह है कि जब हमारे ग्रह का परमाफ्रॉस्ट पिघलने की शुरुआत हुई थी, उसके बाद मीथेन गैस पानी के पार्टिकल से रिएक्ट हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि बर्फ के जरिए मीथेन के बुलबुले फूटने लगे। ये क्रेटर्स हजारों साल पुराने हो सकते हैं, मगर पक्के तौर पर कोई कुछ भी नहीं जानता।